हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम सभी क्लास 12th के अंतर्गत जो हिस्ट्री इतिहास की विषय है उसके पहले चैप्टर को देख रहे थे और पिछले दो वीडियो में काफी कुछ हम लोगों ने देखा भी और आगे अब उसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको याद होगा कि हम लोग का जो चैप्टर है इतिहास का पहला क्लास 12th का ईट मन के एवं अस्थियां, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके अंदर की बातें करेंगे। तो चैप्टर क्या नाम है? ईट मन के एवं अस्थियां। ईट मन के एवं अस्थियां। ईट मन के एवं अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग काफी टॉपिक देख लिए थे। सभ्यता, संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसका खोज कैसे हुआ, इसका विस्तार कितना, इसका कालक्रम क्या है, इसका नामकरण कैसे किया गया, ये सब देख लिए। अब हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरें। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरें। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरें, ये हम सबको देखना है। और इसके अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, रंगपुर, रोपड़, जो भी स्थल थे यहाँ के प्रमुख स्थल, उन स्थलों को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि वहां से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या प्रमाण मिले हैं उन स्थलों से, इसको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हम सभी का हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरें। तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे हड़प्पा का, क्योंकि सबसे पहले इसी नगर की खुदाई हुई थी, हड़प्पा। तो आपको पता होगा कि इसका खोज जो है, खुदाई, इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। अब हम लोग देखेंगे कि यहां से हमको साक्ष्य क्या क्या मिला है। साक्ष्य देखिए, एक एक टॉपिक को, एक एक स्थल को बारी बारी से देखते चलेंगे और जब हम लोग का ये टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगर का कंप्लीट होता है तो फिर इसके आगे जो टॉपिक है इसका नगर नियोजन प्रणाली, उसे हम लोग देखने का काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं प्रमुख नगर। प्रमुख नगर में क्या? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी। और पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस समय इस खोज के जो निर्देशक कर रहे थे, जो पुरातत्व विभाग के उसमें निर्देशक थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। तो ध्यान ये भी रखिएगा कि हड़प्पा की खुदाई जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। यहां से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, क्या क्या यहां से प्रमाण मिले हैं जो हम सभी के लिए जरूरी है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट है यहां से। एक है R37 कब्र मिला है। यहां से और क्या मिला है? तो यहां से आपको हिरन का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य मिला है। कुत्ते का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। और यहां से क्या मिला है? तो यहां से मिला है नटराज की मूर्ति। नटराज की
मूर्ति। और एक याद रखना है, एक चित्र मिला है जिस पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखलाया गया है। निकलता हुआ पौधा, एक चित्र प्राप्त हुआ है जहां से ये मिला है। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है यहां से। R37 कब्र एक ऐसा कब्र था जो आर की आकृति की थी, वैसे से कब्र की संख्या 37 प्राप्त हुआ, इसलिए उसका नाम रख दिया गया R37 कब्र। वहां से हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। ऐसे भी कुछ चित्र मिले हैं, नटराज की मूर्ति मिली है, स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। ये सब मिले हैं कहां से? हड़प्पा से। तो ये हड़प्पा के बारे में आपको ध्यान रखना है चीज। और एक चीज याद रखना आपको कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के, अगर इसमें मैं और ऐड करें एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। कहां पे है? मोंटगोमरी जिला में स्थित है जिला। ये स्थिति है किसकी? हड़प्पा की। तो हम लोग हड़प्पा देख लिए, अब देखेंगे मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो आपको इसके बारे में पता होगा, पिछला क्लास में आपको बताया गया था कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इतनी बातें तो हम लोग कल कर लिए थे, अब आगे बात करेंगे। तो देखिए इसके बारे में क्या जानकारियां हैं। इसका खोज अगर हम बात करें तो 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये किस नदी के किनारे है? ये नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहां से बहुत मात्रा में नर कंकाल प्राप्त हुए थे। कंकाल बहुत ज्यादा यहां से मिले, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अब हम लोग, अच्छा एक चीज और, यह सबसे बड़ा नगर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। समझ गया कौन? ये मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन होगा, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ ही। कौन हो जाएगा? राखीगढ़ ही। क्योंकि ये तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के कहा? लड़काना जिले में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। लेकिन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो भारत में स्थित है, भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है उसके अंतर्गत आ जाएगा राखीगढ़ ही। हम लोग आगे देखेंगे उसको। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका? मोहनजोदड़ो का, कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो। तो ये तो हो गया खोजकर्ता को नदी के किनारे मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। सबसे बड़ा नगर के रूप में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इसके आगे, मतलब यहां से हमको क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो साक्ष्य देख लेंगे। साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, तो इसमें याद रखिएगा अन्नागार, यहाँ विशाल अन्नागार मिला है जो अनाज रखने के लिए गोदाम बनाया गया था, एक इमारत के रूप में था। इसके बाद यहां से एक स्नानागार मिला है। स्नानागार जो स्नान करने का था, एक स्मारक के रूप में है। यहां से एक पुजारी की मूर्ति मिली है, और यहां से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है।
नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं कहां से? मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पे घरों में कुएं के साक्ष्य यहां से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ अवशिष्ट जल प्रबंधन देखने को मिलता है। मतलब बेहतर स्थिति में जो होता है नगर का विकास, वो सब यहाँ पे देखने को मिलता था। तो अन्नागार अनाज रखने के लिए, स्नानागार सामूहिक स्नान करने के लिए, कोई धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ का कोई काम हो तो ऐसे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लोग सामूहिक रूप से स्नान करने का काम करते होंगे यहाँ पे। तो एक विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया है। यहाँ से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो ये हो गया क्या? मोहनजोदड़ो। अब हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद देखेंगे लोथल को। किसको देखेंगे? लोथल। और लोथल के बारे में याद रखना है कि यह गुजरात में है। यह कहां है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। और यह जो है भोगवा नदी किनारे है। भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां से जो हमको साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्यों में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। जैसे चावल के दाने मिलते हैं। चावल के दाने यहां से प्राप्त होते हैं। बाजरे मिलते हैं यहां से। बाजरे, बाजरा जो होता है, यहां से एक चलाक लोमड़ी का भी चित्र मिला है। चलाक लोमड़ी का चित्र, चलाक लोमड़ी का चित्र मिला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह, जिसको पतन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पतन। पतन कहता है, डॉकयार्ड कहता है। तो ये बंदरगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे लोथल से। तो लोथल कहां है? गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे है। यहां से ये सब साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये सब यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कालीबंगन की ओर। कालीबंगन। और ये कालीबंगन कहां है? तो ये कालीबंगन है आपको राजस्थान में। कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और नदी की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे ये। और उसके बाद ये हम बात करें इसका अर्थ कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां अर्थ होता है किसका? कालीबंगन का। यहां से साक्ष्य क्या मिला है? तो यहां से भी कुछ 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, जोते हुए खेत का साक्ष्य। जोते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण कहां से मिला है? का प्रमाण, प्रमाण साक्ष्य एक ही है। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है आपको कहां से? तो कालीबंगन से मिला है। एक बात ये याद रखिएगा। यहां पर और भी कुछ पॉइंट है, जैसे शैल्य क्रिया हम कह सकते हैं, जिसको ऑपरेशन कहते हैं, चीर फाड़ का काम। तो शैल्य क्रिया का यहां से साक्ष्य मिला है। और यहां से क्या मिला है? यहां से भूकंप का साक्ष्य मिला कि यहां भूकंप कभी आया था। यहां अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड। ये सब जो साक्ष्य हैं कहां से प्राप्त होते हैं? ये सब प्राप्त होते हैं आपको कालीबंगन से। तो हम लोग क्या देख लिए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। बस ऐसे ही याद देखते चलना है, एक एक चीज समझ में आते रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हम लोग आगे बात कर लेंगे। कालीबंगन के बाद एक है धौलावीरा। धौलावीरा यह भी गुजरात में है। यह कहां है? गुजरात में। यह स्थान गुजरात में है। और यहां से जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। खेल के मैदान, खेल के मैदान स्टेडियम का साक्ष्य यहां से मिले हैं। खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं। यहां से शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य मिले हैं। और यहां से उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन
उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है आपको धौलावीरा से। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है धौलावीरा के बारे में, जो गुजरात में है, यहां से ये चीज मिले। शैलकृत का मतलब क्या होता है? तो चट्टानों पे कुछ कलाकृतियां पाई गई हैं, कुछ डिजाइन, कुछ लिखे हुए, कुछ चित्र बनाए गए हैं चट्टान पे। शैल में तो चट्टान होता है, तो वही शैलकृत स्थापत्य बोल रहा है कि शैलकृत स्थापत्य। तो ये सब साक्ष्य कहां से मिले? धौलावीरा। तो लोथल कालीबंगन के बाद देख लिया धौलावीरा। अब हम लोग एक देख लेंगे चन्हुद्रो। चन्हुद्रो देख लेंगे। ये आपको पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो भी 2-3 पॉइंट है, आप 2-3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एक तो हो जाएगा मनके बनाने के कारखाने, जो खिलौने होते हैं, मिट्टी के खिलौने, अलग अलग कुछ धातुओं के भी बनाए गए थे, मिट्टी के खिलौने ज्यादा बनाए थे। मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने यहां से प्राप्त हुए हैं। और यहां से प्राप्त हुआ है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, कुत्ते का साक्ष्य। और यहां से प्राप्त हुआ है लिपस्टिक, लिपस्टिक के साथ अन्य सौंदर्य, जिसको अन्य सौंदर्य की वस्तुएं, ये सब कहां से मिले हैं? तो चन्हुद्रो से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है, बराबर देखने को एग्जाम में मिलता है कि मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? तो चन्हुद्रो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहां से मिला है? तो चन्हुद्रो से। ऐसा ये चित्र मिला है, ऐसा नहीं कि बिल्ली और कुत्ता भाग रहा है तो कोई देखा, मतलब ऐसा कुछ चित्र बना हुआ है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, और लिपस्टिक के साथ साथ अन्य सौंदर्य की वस्तुएं मिली है। तो ये सब साक्ष्य मिले हैं चन्हुद्रो से। हम लोग क्या क्या देख लिए? हड़प्पा देख लिए, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, चन्हुद्रो। अब आगे एक और देख लेते हैं, एक देख लेते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी देख लेते हैं। राखी गढ़ी कहाँ है आपको? तो ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। और यहां से एक पॉइंट याद रखना आपको जो इंपोर्टेंट है कि यह सबसे बड़ा स्थल है, यह सबसे बड़ा स्थल जो भारत में है, बड़ा स्थल है जो भारत में है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे बनवाली। बनवाली जो है ये भी हरियाणा में है, और हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के किस जिले में है? हिसार, हिसार जिले में है ये। यहां से तांबे का बनाग्र मिला है, तांबे का बनाग्र, जो धनुष बाण में होता है ना रखने का सामान, वो। तो ये बनवाली हो गया, राखी गढ़ी हो गया। ये सब स्थल जो है संबंधित है किससे? हड़प्पा सभ्यता से। बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं जो भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है, और कुछ 1-2 के आसपास अफगानिस्तान में है। तो बहुत सारे जो सैकड़ों की संख्या में प्राप्त हुए हैं, हमको उतना याद नहीं करना है हम सभी को, लेकिन जो प्रमुख नगरें हैं जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। तो बनौली देख लिए। एक आप लोग देख लेंगे रोपड़, यहां पे नोट डाउन कर देते हैं। रोपड़, रोपड़ पंजाब में है। पंजाब में सतलज नदी किनारे, सतलज, सतलज, सतलज नदी किनारे। और यहां से मानव व कुत्ते, मानव के साथ कुत्ते इसे लिखेंगे, मानव के साथ कुत्ते का कब्र मिला, का कब्र प्राप्त हुआ है, का कब्र मिला है। एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। उसका साक्ष्य कहां से मिलता है? रोपड़ से। तो ये रोपड़ हो गया। और अगर हम लोग बात करें
तो एक यहाँ पे रंगपुर की बात कर लेते हैं। रंगपुर ये आपको गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और यहां से आपको धान की भूसी मिली थी, धान की भूसी प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ एक प्रमुख जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हैं वो इस प्रकार हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, चन्हुदरो, राखीगढ़ी, बनवाली, रोपड़, रंगपुर, ऐसे ढेर सारे स्थल हैं। लेकिन इतना काफी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या देख लिए? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरें, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरें ये देख लिए। जो भी चीज बताई जाती है आपको एकदम आराम से, ध्यान से, फोकस के साथ आप देखा कीजिए। कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पीडीएफ तो पढ़ाया नहीं जा रहा है। पीडीएफ में होता है कि पीडीएफ लगा दिया गया और बस उंगली चला दी गई कि ये होता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज को बोल बोल करके समझाने का प्रयास किया जाता है और उसको लिखने का काम करते हैं ताकि और बेहतर से क्लियर हो सके। तो देख लीजिए, हम लोग बात कर लिए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरों को, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता विश्व स्तर पे जो फेमस है, अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए फेमस है। किस तरह से उसका नगरों का निर्माण हुआ था, नगरों की विशेषता क्या थी, किस तरह से वहां लोग जो हैं अपने जीवन यापन की शैली को एक अलग तरीके से जीते थे, वो सब हम देखेंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मिटाएंगे। चलिए अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली क्या थी, ये सब हम लोग देखने का काम करेंगे। आइए टॉपिक लिखते हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों का निर्माण किस तरह से किया गया था, वहां पर जो लोग रहते थे वे घर किस प्रकार से बनाते थे, सड़कें किस प्रकार से बनाते थे, जल की क्या व्यवस्था थी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वे लोग क्या क्या काम किया करते थे, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से तो आता ही, लेकिन यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिलेगा 5 नंबर का। तो थोड़ा इसको सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले हमको ध्यान देना होता है उसमें क्या चीज लिखते हैं। 3 चीज पर ध्यान देना होता है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है: भूमिका, उसके बाद घटनाक्रम जो भी उसके अंदर की बातें हैं, और लास्ट में निष्कर्ष। ये 3 चीजों पर कम से कम आप अगर ध्यान देते हैं तो आपका आंसर जो है बेहतर लिखाएगा। तो पहले क्या बोले, भूमिका। तो भूमिका को पहले समझ लेते हैं कि क्या लिखा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता विश्व स्तर पे अपने सुनियोजित, सुव्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां की नगर नियोजन प्रणाली की उत्तम व्यवस्था उस समय काल की तकनीकी ज्ञान को उजागर करती है। और उसके बाद फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं इस प्रकार हैं, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो आइए थोड़ा सा भूमिका को लिखने का प्रयास करते हैं।
हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता विश्व स्तर पर अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नगर नियोजन, यहाँ की सुव्यवस्थित नगर नियोजन उस समय काल की तकनीकी व प्रौद्योगिकी, जिसको वो टेक्नोलॉजी कहते हैं, प्रौद्योगिकी उस समय काल की तकनीकी व प्रौद्योगिकी को उजागर करती है। देखिए क्या लिखे, हड़प्पा सभ्यता विश्व स्तर पर अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की सुव्यवस्थित नगर नियोजन उस समय काल की तकनीकी व प्रौद्योगिकी को उजागर करती है कि उस समय भी लोग अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं थी। ये तो हो गया। अब लिखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। फिर पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली क्या थी, तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हो जाएगा सुनियोजित का मतलब आप समझ सकते हैं, बेहतर ढंग से, नियोजित ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित सड़कों का निर्माण। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें भी बेहतरीन रूप में बनाए गए थे। जो भी सड़कें होती थी वो आपस में एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। सड़कों का निर्माण इस तरह से किया जाता था कि सड़कें एक दूसरे को किस पे, समकोण पे काटती थी। और इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। जाल बन जाता है, एक जाल सा, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं। यहाँ की सड़कें चौड़ी होती थी ताकि आवागमन में किसी तरह का कोई दिक्कत या कठिनाई का सामना इनको करना ना पड़े। तो क्या हो जाएगा, सड़कें चौड़ी होती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस पद्धति को क्या कहते थे, ग्रिड पद्धति कहते थे। तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको सेंटेंस बना करके इस तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि कुछ जो दिमाग है
कुछ जो सोच है वो आपका भी काम करे। बस इसको सजा देना है, ये तो हम लिख ही दिए हैं। बस इसको आपको क्या करना है, सजा देना है कि यहाँ पर जो सड़कें थी, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी, वो चौड़ी सड़कें होती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे कौन सा दृढ़ प्रति अपनाया गया था और सड़कें भी साफ सुथरी रखी जाती थी। तो ये हो गया सुनियोजित सड़कों का निर्माण। और एक पॉइंट क्या देखेंगे आगे हम लोग, भवनों या मकानों भवनों मकानों की संरचना, मकानों की संरचना। अब जो घर मकान बनते थे उनका संरचना, तो देखिए घर मकान जो बनते थे इस समय, उसमें ईंटों का प्रयोग किया जाता था और ईंट पक्के हुए ईंट होते थे। पक्के हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था घर बनाने के लिए। तो पहला तो ये लिखेंगे कि यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था घर मकान बनाने के लिए। और क्या देखेंगे इसमें, तो घर मकान में पक्की ईंट का प्रयोग होता था, ये देख लिए। घर हड़प्पा सभ्यता के कई ऐसे नगर मिले जहां से घरों में कुएं के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जल की व्यवस्था के लिए इन लोगों ने क्या किया था, घर में कुआं भी बनाया था ताकि उन्हें जल की कोई दिक्कत ना हो। तो घर में कुएं भी बनाए थे और इनके जो मकान होते थे वो दो मंजिले मकान भी हुआ करते थे। और जिसे हम लोग कहते हैं ना कि एक 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, गांव देहात में बोलते हैं 1 तल्ला 2 तल्ला, उस तरह से 2 मंजिले मकान भी हड़प्पा सभ्यता में देखे गए हैं। तो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, घरों में कुएं बनाए जाते थे और घर मकान जो थे 2-2 मंजिला के बनते थे, समझे। तो इस तरह का मकान जो है बनाने का काम करते थे। और मकानों में जिस प्रकार से हम लोग अभी भी यूज करते हैं कि रसोई होगा, रसोई घर होगा, स्नान घर होगा, इस तरह का व्यवस्था इनके यहाँ भी हुआ करता था, ये लोग किया करते थे। तो हम लोग देख रहे हैं सुनियोजित सड़कों का निर्माण और भवनों मकानों की संरचना। आगे देखेंगे जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग, अभी क्या होता है, अभी देखते होंगे गांव देहात में देखने को कहीं पे आपको देखने को मिलता होगा कि लोग नालियां जो है से गली में ही बहाते हैं, ऐसे ही पानी बह रहा है, नली खोल दिया और पानी बह रहा है। लेकिन इस समय ऐसा नहीं था। ये समय घर से जो कूड़े कचरे वाला या खराब पानी जो निकलता था उसके लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी और वो छोटी छोटी नालियां जो थी वो मुख्य सड़क में जाकर के बड़ी नाली से मिल जाती थी और नालियों के ऊपर ढक्कन का व्यवस्था किया गया था ताकि उसका दुर्गंध या उसमें किसी को गिरने उड़ने का कोई समस्या ना रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या बोले, जल निकासी की व्यवस्था, ये जल निकासी के लिए ये लोग क्या करते थे, नालियों का निर्माण करते थे। नालियों का निर्माण होता था और इन नालियों के ऊपर ढक्कन होते थे। नालियों पर क्या होता था, ढक्कन। नालियों पर ढक्कन रखे जाते थे, बनाए जाते थे और ये नालियां बड़ी नाली में मिलती थी और वो बड़ी नाली से छोटी छोटी नालियों के पानियों को एक शहर से बाहर एक स्थान पे ले जाकर के वहां पे गिरा देती थी। तो इस तरह का यहाँ पे व्यवस्था किया गया था, जल निकासी की व्यवस्था की गया था। क्या देखे, नालियों का निर्माण किया गया था, नालियों पर ढक्कन लगाए गए थे, नालियां बड़ी नाली में जाकर के मिलती थी
और वो बड़ी नाली वो पानी को बाहर जाकर के कोई तालाब हो गया या कोई छोटा सा स्पेस हो गया, गड्ढा उड्ढा बना दिया गया होगा और वहां पे जाकर के पानी सब चला जाता था। तो ये हम लोग देख रहे जल निकासी की व्यवस्थाएं मिलती थी। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में? तो सड़क देख लिए, मकान देख लिए, जल निकासी की व्यवस्था देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन जैसा कि नाम है, इसमें क्या होते थे कि वैसे भवन बनाए जाते थे जो लोगों को बैठक के लिए या किसी बिंदु पे किसी बात पे चर्चा करने के लिए अगर बैठक किया जाता था तो उसके लिए एक जगह बनाई गई थी सार्वजनिक भवन। ऐसे भवन में सभा भवन एक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सभा भवन। इसको हम लोग बोलते थे, इन लोग बोलते थे सभा भवन। तो सभा भवन में क्या होता था? लोग बैठ करके बातचीत किया करते थे, किसी मुद्दे पे चर्चा किया करते थे। तो एक तरह से बैठक का काम होता था सभा भवन में। बैठक, किसी बात को लेकर के बैठक किया जाता था। तो ये सार्वजनिक भवन ये भी वहां पे देखने को मिलते हैं, इस तरह भी देखने को मिलते हैं। और यदि हम बात करें तो इसमें एक चीज और भी आप ऐड कर सकते हैं, अन्नागार। क्योंकि अन्नागार जो होते थे बनाए गए थे बड़े बड़े अनाजों के गोदाम, वो सार्वजनिक लोगों के हित के लिए, ताकि अनाज को एक बड़े स्थान पे रखा जा सके और सबके लिए ये सही हो। तो अन्नागार बनाए गए थे। यदि हम और आगे बात करें कुछ टॉपिक, तो एक हो जाएगा नगरों का विभाजन। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे नगर देखे गए जिनका विभाजन दो रूपों में देखने को मिलता है। एक होता था ऊंचे भाग पे स्थित होता था, ऊंचे भाग पे जो जिसके चारों तरफ दुर्ग बनाए गए थे। और एक होता था निचला शहर, जिसे निचले भाग में बनाया जाता था, निचला शहर जिसको बोलते थे, जो यहाँ पे आवासीय स्थान था। ये मतलब आम जनता के रहने का निवास स्थान था निचला शहर। तो नगरों का विभाजन देखने को मिलता है, दो भागों में बटा हुआ था। एक ऊंचा भाग जो दुर्ग जैसा बना हो और एक नीचा भाग जहां पे आम जनता रहती हो। उच्च वाला भाग में शासक वर्ग रहते थे या जो उच्च वर्ग के लोग हैं उस तरह के लोग रहते थे, और निम्न में जो आवासीय भवन है आम जनता यहाँ पे निवास करती थी। तो ये हो गया नगरों का विभाजन। कुछ एक पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, सुरक्षा व गोपनीयता। सुरक्षा व गोपनीयता मतलब अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से या कुछ चीजें जो गोपनीय रखना चाहते हो इसके दृष्टिकोण से भी हम लोग देखें कि लोग क्या करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल थे, जितने भी नगर की हम लोग बात किए, सभी का जो घर का दरवाजा था वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, घर के पीछे की ओर खुलता था। अभी हम लोग के क्या है, अभी लोग जितना भी घर बनाते हैं वर्तमान समय में भी हम लोग क्या करते हैं, घर का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर होता है, रोड के सामने। लेकिन इन लोगों का क्या होता था कि जो घर बनाते थे वो घर का दरवाजा जो होता था वो पीछे की ओर खुलता था, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था। ऐसा ये लोग क्यों करते होंगे? तो ऐसा ये अपनी सुरक्षा, अपनी गोपनीयता के लिए, कि हो सकता है रास्ते में आने जाने में दिक्कत ना हो, या फिर बच्चे लोग सड़क पे न चले जाएं, कुछ भी हो सकता है जो इन लोग उस बात को ध्यान में रखते होंगे। तो क्या यहां पे लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे
मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था। पीछे की ओर खुलता था। देख लीजिए। लेकिन इसका एक अपवाद है। हड़प्पा सभ्यता में सभी जो नगर थे और नगर में जो घर मकान बने हुए थे, सबका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुलता था। लेकिन इसका एक अपवाद है, वह है लोथल। कौन है? लोथल है। मतलब कि लोथल में घर के दरवाजे सड़क की ओर खोलते थे। लोथल इसका अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। और ये आपको एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आपके सामने आंसर तैयार है। यहां तक तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यहां के बाद जो भी समझाए हैं बस चीजों को समझा देना है, समझ करके सुव्यवस्थित तरीके से सजा देना है। समझ गए? तो एक बार रिपीट कर देते हैं संक्षेप में। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली, आइए देखिए बोर्ड पे और समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व स्तर पर अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सुव्यवस्थित नगर नियोजन उस समय काल की तकनीकी व प्रौद्योगिकी को उजागर करती है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, सुनियोजित सड़कों का निर्माण किया गया था। सड़कें चौड़ी होती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इस पद्धति को गृहपत्ति कहते हैं। भवनों या मकानों की संरचना में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घरों में कुएं बनाए जाते थे। रसोई घर, स्नान घर सब थे घर में। घर मकान जो थे 2 मंजिला भी देखने को मिलते थे। अगला पॉइंट, जल निकासी की व्यवस्था। इसमें क्या देखे कि जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण किया जाता था और नालियों के ऊपर ढक्कन भी होते थे। नालियां बड़ी नाली में जाकर के मिलती थी और बड़ी नाली जाकर बाहर किसी नदी नाले में मिल जाती थी। सार्वजनिक भवन, यहाँ पे कुछ सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण किया गया था, जैसे सभा भवन जिसमें बैठक होता था, अन्नागार जो अनाज का गोदाम था। ये सार्वजनिक भवन हो गए कुछ। नगरों का विभाजन 2 भागों में, उच्च भाग और निचले भाग। उचले भाग जो दुर्ग से चारों तरफ से बाउंड्री होता है उसको दुर्ग कहते हैं। और यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि हो सकता है कि यहाँ पे शासक वर्ग या जो उच्च वर्ग के लोग हैं ये यहाँ पे रहते थे और निचले शहर में आवासीय लोग, आम जनता लोग का निवास था यहाँ पे। अगला पॉइंट है सुरक्षा व गोपनीयता। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी सुरक्षा, अपनी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जितने भी यहाँ घर थे उन घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुल करके सब पीछे की ओर खुलते थे। उसका एक अपवाद कौन था? लोथल। तो ये हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली क्या थी। अच्छा, इसे देखने से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली वास्तविक में बेहतरीन थी। तो ये तो हो गया भूमिका, ये हो गया घटना जिसमें हम लोग पढ़े। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा निष्कर्ष के रूप में कि उपरोक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली बेहतरीन थी या सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी। ये हो जाएगा और इस तरह से आपका ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक हम लोग आज चर्चा किए हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरें एवं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली, आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। जब भी कोई चीज समझाया जाता है तो आप ध्यान से देखा कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी आप देख सकते हैं और शांतिपूर्वक देखा कीजिए। और इसको क्लास के बाद लिखने का भी काम कीजिए, तो इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आज हम 2 टॉपिक पे बात किए हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरें एवं हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।